नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज शो की शुरुआत दो लाइनों से करना चाहता हूं कि पहले झुककर हाथ जोड़े, फिर आंखों में गुरूर दिखाया। पहले झुककर हाथ जोड़े, फिर आंखों में गुरूर दिखाया। वक्त बदला, तब उसने अपना असली रंग दिखाया। धमकी देते हो हमें तुम अपनी नादानी के जोश में, हमने तो वो तूफान भी देखे हैं जो होश उड़ा देते हैं सोच में। जी हां, ट्रंप ने बदलता वक्त देखकर फिर से ईरान को धमकी दे दी और कहा कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के सिर पर बम फोड़ेंगे। और यह बयान किसी सोशल मीडिया ट्रुथ पर नहीं दिया गया है, यह बयान G7 जैसे वैश्विक मंच से दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि ट्रंप कब क्या करेंगे वो खुद नहीं जानते। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ट्रंप डील साइन भी कर लें और उसके बाद भी ईरान पर हमला कर दे तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ईरान ने आईना दिखा दिया है? क्या ईरान ने ट्रंप की तिजोरी मांग ली है? अब G7 जैसा वैश्विक मंच था, पूरी दुनिया को फंसाकर G7 में डोनाल्ड ट्रंप जाते तो दुनिया के G7 के जो ग्लोबल 7 जो इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है वो पूछते कि भाई आपने क्या बेड़ा गर्क किया, ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया को फंसा दिया। तो G7 में जाने से पहले कहने का मतलब वो खाली हाथ थे। ईरान के सामने हाथ जोड़े, गिड़गड़ाया, कहा डील कर लो, नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे, 300 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी देंगे, हर्जाना भी देंगे, 24 अरब डॉलर जो विदेश में फंसे हुए उसको भी चरणबद्ध तरीके से रिलीज करा देंगे और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। तो खबर आई कि ठीक है, डिजिटली साइन हो गया। पता नहीं अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, पेंटागन का प्रोपेगेंडा, CIA का, मुझे नहीं पता। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे। तो एक मुद्दा मिल गया कि भाई हमने डील करा दिया और अब 19 तारीख को साइन हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, तो G7 में जाने का बहाना मिल गया। लेकिन जैसे ही G7 पहुंचे तो क्या कह दिया? G7 पहुंचे, G7 के नेताओं ने जैसे ही MOU की तारीफ की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील तो हुई नहीं है अभी, अगर डील ईरान ने नहीं मानी तो बम फोड़ देंगे और ईरान के सिर पर बम फोड़ेंगे। यानी ट्रंप ने फिर से धमकी वाला रुख अपना लिया। तो क्या ये जो डील की पूरी स्क्रिप्ट थी, ये G7 में जाने के लिए लिखी गई? और इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा कल हमने की थी इंडिया बोल रहा है में। देखिए, मैं आपको वही बात बताता हूं जो खबर चल रही होती है या जो प्लानिंग चल रही होती है अंदर खाने। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को 300 करोड़ का फंड भी नहीं देंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील फाइनल नहीं हुई है, वो सिर्फ MOU है और अगर उनकी बातें नापसंद आई, मुझे पसंद नहीं आई, तो इस बार ईरान के सिर पर बम फोड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर वो नहीं सुधरे तो वापस जाकर दोबारा बमबारी शुरू करने में मुझे बहुत देर नहीं लगने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो समझ में आ गया कि ये जो डील की बात की जा रही है वो तो G7 में फेस सेविंग का बहाना था। तो क्या अमेरिका ईरान जंग खत्म नहीं हुई है? और क्या ट्रंप जानते हैं कि G7 मीटिंग जैसे ही खत्म होगी वैसे ही मिडिल ईस्ट में माहौल बिगड़ेगा? और पूरी स्क्रिप्ट G7 में जाकर अपनी छवि को ठीक करने के लिए ट्रंप ने लिखी थी। आज इसी पर चर्चा। युद्ध जारी है और डील पर खतरा भारी है। 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान फाइनल डील पर साइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मामला उलझने लगा है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वांस इसमें शामिल होंगे। ईरान की ओर से ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ इस डील में साइन करने के लिए शामिल होंगे। डील में इजराइल को शामिल नहीं किया गया है। 16 जून को अमेरिका और ईरान में MOU हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं क्योंकि वो धमकी देने के लिए मशहूर हैं और डील की बात पर ट्रंप ने फिर से ईरान को अड़का दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी सस्पेंस है और इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता अभी फाइनल नहीं है। G7 में ट्रंप ने कहा दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कई बातें तय होनी बाकी हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर से उनके सिर पर बम फोड़ेंगे।
ट्रंप ने कहा ईरान के साथ साइन हुई पीस डील का टेक्स्ट अभी फाइनल नहीं है, सिर्फ सहमति पत्र है। अगर मुझे डील पसंद नहीं आई तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे और ईरान पर धमाके शुरू करेंगे। अगर वो नहीं सुधरे तो हम वापस जाकर दोबारा हमला करेंगे और दोबारा हमला करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की। और G7 में जाने से पहले क्या कहा था कि डील कंप्लीट हो चुकी है, दोनों देश डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ट्रंप ने G7 के मंच से ईरान को क्या कहा है, आइए जल्दी से देखते हैं। अमेरिका ईरान डील पर मामला उलझता नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को धमकाया, बोले दबाव बनाकर कार्रवाई की है, शांति डील की है, अभी सिर्फ MOU है, सिर्फ साइन है, लेकिन डिजिटली साइन है, अंतिम साइन बाकी है। डील पसंद नहीं आई तो ईरान पर हमला कर देंगे, दोबारा बमबारी करेंगे, दोबारा हमले से पहले हिचकेंगे भी नहीं। ट्रंप की धमकी से डील पर एक बार फिर से संकट गहरा सकता है। ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ट्रंप की इस धमकी से डील का माहौल बिगड़ सकता है, यह जानते हुए भी ट्रंप ने धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि वो डील को देखेंगे और उसके बाद कुछ सोचेंगे। ट्रंप की धमकी को ईरान ने हल्के में नहीं लिया। ईरान की ओर से सुनने में आ रहा है, ताजा जवाब आया है, अगर हमला हुआ तो खाड़ी में सरप्राइज के लिए तैयार रहे अमेरिका। हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया और अमेरिका सरप्राइज हो जाएगा। ईरान ने साफ किया कि धमकी के बीच में डील और वार्ता की उम्मीद न रखे अमेरिका तो बेहतर है। चलिए जान लेते हैं ईरान ने ट्रंप के बयान पर क्या पलटवार किया है। ईरान ने कहा ईरान के पलटवार से हाहाकार मचेगा, जंग लौटी तो दुनिया को नए सरप्राइज मिलेंगे, खाड़ी देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की गलती से दुनिया तबाही की ओर बढ़ेगी। धमकियों का दौर जारी रहा तो डील पर बात नहीं होगी। ईरान बोला दबाव में कोई समझौता नहीं करता है, ना ही हम करेंगे। धमकी और डील साथ साथ नहीं चल सकती। बमबारी की भाषा से बातचीत बेपटरी हो सकती है। ट्रंप की धमकी से डील पर संकट गहरा सकता है। एक और ट्रंप ने धमकी दी तो उस पर ईरान का पलटवार आया, यानी तनातनी दोनों तरफ से है। खुफिया रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि ईरान के पास करीब 50,000 से ज्यादा मिसाइलें और 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है, और यह खुफिया रिपोर्ट अमेरिका की है। ईरान के पास होर्मुज का पावर भी है, उसका सुपर पावर भी कह लीजिए, जिस पर उसका टोटल कंट्रोल है। खुद अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान जंग के बीच में और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ईरान के सभी मिसाइल सिटीज एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान सुल्तान बन चुका है। ये सब जानते हुए ट्रंप धमका रहे हैं। तो क्या ट्रंप पहले से जानते थे कि जंग फिर से होने वाली है? आखिर क्या है इस MOU में जिसका जिक्र दोनों देश कर रहे हैं? दोनों देश के बीच जो MOU है, युद्ध रोकने और सैन्य कार्रवाई न करने पर इस MOU में सहमति बनी। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। 60 दिन तक बातचीत का दौर चलेगा। इसके बाद अंतिम और विस्तृत समझौते पर पहुंचने की कोशिश होगी। अमेरिका ईरान पर लगे समुद्री घेराबंदी को हटाएगा। ईरान होर्मुज में आवाजाही सामान्य करेगा। ईरान के लिए $300 अरब निवेश की योजना बनेगी। अमेरिका फेज वाइज सैंक्शंस हटाने शुरू करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी देगा। अंतिम समझौते तक परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। ईरान को तेल, बैंकिंग और शिपिंग में तुरंत रिलीफ दिया जाएगा। विदेशों में फ्रीज ईरानी फंड को भी फेज वाइज रिलीज किया जाएगा। समझौते के पालन के लिए संयुक्त निगरानी तंत्र बनेगा। शुरुआती शर्तें पूरी होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। समझौते को UN सुरक्षा परिषद से कानूनी मान्यता भी दी जाएगी। मंच तैयार है। 19 जून को दस्तखत किया जाना है। सवाल यही है, ट्रंप क्या चाहते हैं? एक तरफ वो शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर डील का न्योता दे रहे हैं और अचानक से फिर धमका भी दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं समझौता फाइनल नहीं हुआ है, तेहरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो हमला फिर से शुरू करेंगे। यानी एक हाथ में ऑलिव ब्रांच और दूसरे हाथ में बम। यही वजह ईरान भी ताल ठोक रहा है, कह रहा दबाव में समझौता संभव नहीं है। सवाल यह भी कि क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं या फिर ऐसी डील चाहते हैं जिसमें सारी शर्तें सिर्फ अमेरिका तय करे। अगर हर बातचीत के साथ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी जुड़ी रहेगी तो भरोसा कैसे बनेगा? तो क्या यह डील आगे बढ़ेगी या धमकियों के बोझ तले दम तोड़ देगी? क्या ट्रंप की रणनीति कूटनीति दबाव बनाने की है या फिर मामला कुछ और है?
मुझे इसमें एक और कहानी नजर आती है, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जो मेरे दिल से निकलकर सामने आ रही, जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं। वो कहानी ये है कि ये सारी चीजें जो रूपरेखा आप देख रहे हैं, ये सारा हथकंडा अपनाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 में पहुंचाया जाए और अमेरिका के मुंह पर कालिख ना लगे। वरना क्या मुंह लेकर जाते डोनाल्ड ट्रंप G7 में? G7 के देश पूछते, ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया आपने ईरान में? पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, पूरी दुनिया के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में तो लोग पूछ ही रहे हैं, तो दुनिया भी पूछती G7 में। और जो 7 देश इकोनॉमिकल सुपर पावर हैं, उनके सवालों का जवाब कैसे देते? तो स्क्रिप्ट बनवाई, कहा कि डील हो गई है, और जैसे ही काम निकल गया, G7 खत्म होने वाला चंद घंटों में, तो कह रहे हमला कर देंगे। अरे कमाल की बात है, किस तरह का फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मंडली ने यह पूरा का पूरा खाका सिर्फ इसलिए तैयार किया गया, उन्होंने तैयार किया क्योंकि G7 में इज्जत बचाई जा सके। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो अजिताभ जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैंने तो इंटरप्रिटेट कर दिया दोनों एंगल। मुझे जहां तक लगता है वो फेस सेविंग की कोशिश थी G7 में, अब G7 में उनका काम हो गया, फिर वो ईरान की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं अगर ईरान शर्तें नहीं मानेगा तो हमला करूंगा। देखिए विवेक जी, दबाव और डिप्लोमेसी दोनों वो लेके चलना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और लेटेस्ट जो उन्होंने धमकी दी है उसमें वही मुझे दिखता है। ऑप्टिक्स अलग है, लेकिन इसके के पीछे जो खेल है वो बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में खुद हैं, ईरान पे तो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा G7 में वो क्या दिखाते, क्या लेके आए हैं, तो एक तो दिखाने की भी बात हो गई। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा अब चूंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, और जिस मारधार की नीति में वो चले थे, वो मारधार भी 3 महीने 3.5 महीने के बाद भी आउटकम बेस्ड उसका कुछ दिख नहीं रहा था। तो उनकी मजबूरी कहिए, दूसरी तरफ इजराइल के भी अपने लिमिटेशंस हैं। उन सारी चीजों को, और जो डोमेस्टिक उनके पॉलिटिक्स हैं, डोमेस्टिक जो दबाव है, इन्फ्लेशन 4.2% चला गया, पूरे पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा हो गया, महंगाई के मार वहां पे देखने को मिले। दूसरी तरफ विश्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। इन सारे चीजों को देखते हुए उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। इसलिए ये जो MOU कहते हैं, ये MOU किया गया है, जिसमें 14 सूत्री जो भी उसके डिटेल्स हैं, 1.5 पन्ने का ये MOU है। अभी तो शुक्रवार को जैसे आपने बताया और चीजें खुल के आएंगी, और उसमें जो डिजिटल हस्ताक्षर की बजाय उसको फिजिकल हस्ताक्षर की बातें हो रही हैं स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो 60 दिन है वो 600 दिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस 60 दिन में किस ओर ऊंट करवट बदलेगा, ये एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और अनसर्टेनिटी अगर जहां भी रहेगी तो वो स्टॉक मार्केट, ऑयल प्राइस, व्यापार, हर चीज को अफेक्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन 300 बिलियन जो डॉलर की बात है, वो ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी, अल अरबिया ने इनफैक्ट सबसे पहले इसको एक तरह से कहिए कि लीक किया या डिस्क्लोज किया, और अब उस पे उपराष्ट्रपति वेंस का भी आया है कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट या बेनिफिट ईरान को वेट कर रहा है। दूसरी तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लेम किया कि वो उन्होंने MOU को देखा है और 300 अरब डॉलर देने की बात है। ध्यान रखना है कि ये अमेरिका नहीं देगा, अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, मींस जो गल्फ के देश हैं, वो एक रिकंस्ट्रक्शन फंड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरह से ईरान को कंपनसेट किया जाएगा। वर्ड कंपनसेट नहीं है। तो यस, ईरान यहां जीतता दिख रहा है, अपनी शर्तें मनवाता दिख रहा है,
और उसकी वजह उसका जो हॉर्मुज पे एक तरह से कब्जा है, ये बहुत बड़ा हथियार उसको मिला। जी विवेक जी। जी आलोक जी, आपको क्या लगता है? फेस सेविंग की कोशिश थी G7 के लिए, पूरा एमओयू का ड्रामा इसलिए रचा गया और वॉर अभी भी जारी है? देखिए, फेस सेविंग के लिए तो किया ही गया होगा। G7 में इनकी फेस सेविंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विवेक जी, मेरा इंफॉर्मेशन कुछ और भी है, मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं। अभी क्या हुआ है, इस जैसे जैसे छन छन के डील की बातें सामने आ रही हैं, जो नियो कंजर्वेटिस्ट जो है वहां के अमेरिका में, वो जो लॉबी है जो वार के सपोर्ट में थी, उसमें जो सीनेटर्स हैं, उसमें जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से कई लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि ये डील तो बहुत ही बेकार की डील हो रही है और हम क्या करने जा रहे हैं। लोग उस पर अपनी शंका जता रहे हैं। एक सेनेटर टेड क्रूज हैं, एक मिस्टर ग्राहम है, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बोला है कि इससे तो अच्छा ओबामा ने डील किया था 2015 का। और हम एक सेनेटर ने बोला है कि हम तो कुछ साल पहले तक अमेरिका को वैसा देश था जो कभी टेररिस्ट से डीलिंग नहीं करता था, और हम $300 बिलियन एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को, लीडर्स को देने की बात कर रहे हैं, ईरान जैसे शासक को देने की बात कर रहे हैं, उनके रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। क्या हम वही गलती नहीं कर रहे हैं जब हिटलर के रहते हुए जर्मनी को कंपनसेशन दे करके जर्मनी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया गया था और वो एक गलती हुई थी और उसके कारण पूरा विश्व ने उसको भुगता था। तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स वहां के सेनेटर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नेता जो ट्रंप के फेवर में है, ट्रंप के गुट के हैं, उन्होंने दबी जुबान में बोलना शुरू कर दिया है। ये जो जॉन कैनेडी हैं, कैनेडी जो है वहां के सेनेटर, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि कोई दिन के जो पियक्कड़ है उन्हीं से अगर किसी ने स्कूलिंग ली होगी तो वही इस पर बिलीव करेगा कि ईरान इस समय जो वादा कर रहा है वो निभाएगा। तो अब ट्रंप के अंदर के ही उनके सपोर्टर जो थे वही इस चीज से अब खफा है कि इन्होंने सही डील नहीं की है। इसीलिए आप देखिएगा अब G7 में जाकर के ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये डील नहीं है, ये तो अभी एमओयू है, डील अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये इन्होंने एक लाइन बोला है, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ। ये एमओयू ही है, अभी डील मतलब वही बात है ना, लड़ाई तो अभी जारी है, जंग तो जारी है, कौन सी डील हो गई फिर? जी, तो हमको यही लगता है, तो मतलब ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया फिर? हाँ, मतलब हमको फिर से बेवकूफ बना गया अमेरिकी राष्ट्रपति? बनाना चाहते थे लेकिन अब फंस गए हैं अपने ही सपोर्टर्स के बीच में। अच्छा। अब उनको लग रहा है वो गलती कर गए हैं और वो बैकआउट करेंगे। मलिक साहब जल्दी से। और हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए। संजीव जी, स्वागत है आपका। विवेक जी, सभी एमिनेंट पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये मैं प्लेटफॉर्म पे आता रहा हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि ये जो जिसकी इतनी हाइप किया जा रहा है, ये मात्र एक पॉलिश्ड वर्जन है जो कि एक सीजफायर चल रहा है। और ये इसलिए है कि यस, आपने बिल्कुल सही निकाला, आपका जो सेकंड वर्जन था जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में दिया, G7 की जो मीटिंग थी, यस, उसके लिए ग्राउंड तैयार किया गया। और ये इस बात को सपोर्ट इससे मिलता है कि जब ट्रंप साहब चाइना के अंदर गए, उससे पहले भी तो ये माहौल बनाया गया था, भले उस टाइम उसमें एग्रीमेंट की डील की बात नहीं हुई थी। और ट्रंप साहब, देखिए, ट्रंप साहब का एक्सपेक्टेड था कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि जिससे कुछ नेगेटिविटी जरूर आ जाएगी इस डील के अंदर। और अब ये आप इसको डिजिटली साइन करिए, टेलीजली साइन करिए, देखिए इसके अंदर अभी बहुत संभावनाएं ऐसी है कि इसमें बहुत सारे नट्स क्रैक होने हैं। इतनी आसान नहीं है ये चीजें करना। कारण ये है कि इसको थोड़ा आगे सोच के चलिए। ये ट्रंप साहब या अमेरिकन प्रेसिडेंट को बाय नेम छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अमेरिका अपने हित के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला है? अगर अमेरिका अपने हित के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का, हर पार्टी उनके पीछे पड़ जानी है। और जैसा कि अभी साहे सर बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है, लोगों ने विरोध का स्वर करना शुरू कर दिया वहां से। और ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका अपने हित के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि वो अपना कॉम्प्रोमाइज करेगा। लेकिन इतना जरूर है, बार्गेन होगा। अभी 19 तारीख के बाद देखिए, अभी तो डेली खबरें क्या आएंगी और डेली इसमें स्टम्बलिंग बॉक्स आएंगे। ईरान की जहां तक बात है, ईरान निश्चित रूप से आज की डेट पे ईरान एक बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है अमेरिका के कंपैरिजन में इस खित्ते के अंदर। अब ईरान अपनी चीजों पर कितना कॉम्प्रोमाइज करता है, ये भी देखने वाली बात होगी।
लेकिन ये मैं बता दूं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है। और वैसे ही वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके बावजूद आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि परमाणु संपन्न होने का मतलब दूसरा है। हथियार से उसका मतलब छोटा है, लेकिन परमाणु संपन्न होने का मतलब आप जियो पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी जो नेगोशिएटिंग टेबल की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इस टाइम की जो डील की बातें हो रही हैं, अभी तो ये थे कि डोल्ड्रम्स में नजर आ रहा है, ठीक बात हो रही है। और वैसे भी ट्रम्प साहब आप कहते नजर है, कभी कहते हैं, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि नहीं 300 बिलियन नहीं 300 मिलियन। और ये बात जो भी है, क्योंकि ये सामने डॉक्यूमेंट तो पब्लिक में नहीं है अभी, वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको देखा है, इसको पेन डाउन किया है। लेकिन मुझे मन लगता है कि बहुत सारे ऐसे नुक्ता पॉइंट्स हैं जिन पर अभी बात होनी है, और इतनी जल्दी ये नहीं क्रैक करने वाला। जी विवेक। जी संजीव जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए विवेक जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। ये जो डील है एक अंतरिम डील है, और ये जो नेगोशिएशंस और डायलॉग है जो क्रिटिकल और जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं, न्यूक्लियर इश्यूज का, एसेट्स को डीफ्रीज करने का, आतंकवाद को समर्थन देने इत्यादि का, इजराइल के प्रति ईरानियन जो अप्रोच है, वो सारे जो मुद्दे हैं बड़े जटिल मुद्दे हैं, और उसके ऊपर अभी बातचीत होगी। ये कोई डील नहीं है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक अंतरिम उसको आप सहमति कह सकते हैं, जो कि अभी बनाई गई है। और ये जो अंतरिम सहमति का बनना, मैं अवश्य एडमिट करना चाहूंगा कि एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप फॉरवर्ड है, और इसका स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको वेलकम किया है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसमें तारीफ भी की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 8 अप्रैल को जो सीज फायर को करके एक जो पहला जो स्टेप लिया गया था शांति स्थापना की दिशा में, उसके बाद ये जो स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा में जो डॉक्यूमेंट साइन होंगे, वो दूसरा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। लेकिन ये शांति को स्थायी रूप से नहीं करने जा रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं बड़े ही जटिल हैं, और न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर अमेरिका और इजराइल कोई समझौता नहीं करेंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। यदि ईरान ने कोई एडामेंट ज्यादा रुख अख्तियार किया, या उसने ये कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट करने का राइट हमें है, और उसके ऊपर अगर वो नहीं उसको रोकने के लिए तैयार हुआ, तो ये डील ब्रेक भी हो सकती है, एमओयू टूट भी सकता है। और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि यूएस और इजराइल कभी भी इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसका जो रुख इजराइल के प्रति है, वो आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। 28 फरवरी के पहले वो इजराइल से आज भी उसको जर्निस्ट रिजीम कह के ही पुकारते हैं, नाम तक नहीं लेते, और उसके प्रति जो नफरत है अभी भी कायम है। और ऐसे में उसको हटाना, उसको मिटाना वर्ल्ड मैप से इत्यादि इत्यादि के जो उनके मंसूबे हैं, वो अभी भी बदस्तूर कायम है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी भी अपना एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, और उसके ऊपर कोई वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। और दूसरा, जहां तक एसेट्स की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि $300 बिलियन से बहुत बड़ी एक राशि होती है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपनी जो कमिटमेंट्स वो इस डील में करेगा, उस पर कितना वो अमल करके दिखाएगा। और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप एक मुश्त वो राशि रिलीज कर देंगे, और वो जाहिर है कि वो इस बात को कहेंगे कि आपको ये कमिटमेंट करने होंगे, वो कमिटमेंट करने होंगे, उस पर अमल करके एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे, तभी जाकर के हम वो राशि जो है किस्तों में देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार्गेनिंग जो डील का एक ये प्रोसेस है, और अमेरिका ने हमेशा से इस बात को कहा है कि यदि आप अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाएं, और अनेक तरीके की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां आपकी हैं उसको अगर छोड़ें, तो हम एसेट्स को डिफ्रीज करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसे जैसे आपका बिहेवियर चेंज होगा, उसी अनुसार हम उसको डिफ्रीजिंग भी करेंगे। तो ये अमेरिका ने कंडीशन लगाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद श्रूड, जो एक बिजनेसमैन की तरीके से वो कार्य करने वाले व्यक्ति है, $1 इधर उधर वो नहीं होने देंगे जब तक उनको कोई नेट रिजल्ट नहीं मिलता है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और मैं इस बात को अवश्य देखता हूँ कि इसका, देखिए विवेक जी, इसका सबसे अच्छा और बड़ा आउटकम ये जो एमओयू है उसका ये हुआ है, और ये होगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो रीओपन होगा, और अमेरिका भी अपने नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, और ईरान को भी जाहिर है कि वो अपने ब्लॉकेड को हटाना होगा। और जो इंटरनेशनल में जो ट्रेड रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, वो नॉर्मलाइज होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है।
और ये अंतर्राष्ट्रीय लेकिन समुदाय ट्रंप के बयान का क्रक्स क्या देखते हैं लेकिन आप? एक जल्दी छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे। ट्रंप के बयान का निचोड़ क्या देखते हैं आप कि ईरान हमारी शर्तों पर नहीं आया तो फिर से उसके सिर पर बम फोड़ देंगे? एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके। बिल्कुल, वो तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें वो डे वन से कहते हैं। पूरा एस्टेब्लिशमेंट इसी पे काम करता है, शक्ति के साथ शांति लाएंगे। यदि आप नहीं माने तो फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अगर डील तो हम चाहते हैं, आप डील कर लीजिए, लेकिन अगर आप डील के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर वो अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और ये उन्होंने हमास के साथ भी किया, हिजबुल्लाह के साथ किया। हमास और हिजबुल्लाह को तो उन्होंने इतना डरा दिया कि वो दोनों जो है इजराइल के साथ उन्होंने सीज फायर कर लिया। और उन्होंने कहा कि अब अगला जो है आपका अस्तित्व ही मिटा देंगे, और इस तरीके की बातें करके वो हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने में बहुत हद तक कामयाब रहे थे। और ईरान को भी उन्होंने काफी मजबूर किया है। अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान अगर डील के लिए सहमत हुआ है तो अमेरिका के ये जो पुल्स एंड प्रेशर टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज और हर तरीके से उनको प्रेशर में लाना, ये डोनाल्ड ट्रंप सफलतापूर्वक कर पाए, ये तो मैं अवश्य कहूंगा। लेकिन इतना कहने के बाद अवश्य इस बात को भी एडमिट करना होगा कि ईरान अपनी कि इस्लामिक रिजीम ने एक लड़ाई लड़ी है, उसने फाइट बैक किया है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से विवेक जी एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अपने अप्रोचेज में अगर वो कंस्ट्रक्टिव होकर के व्यवहार करें तो आज उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है और वो दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि वो एडमेंट रुख पे बने रहे और काफी नेगेटिव तरीके से इजराइल के बारे में, आतंकवाद के संदर्भ में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में फिर से अगर उन्होंने यदि उन्होंने कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए और उनको ये लगा कि अब तो हम और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो इस तरीके के मुगालते न पालें। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और जो भी मिडिल ईस्ट रीजन में जिस तरीके से सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन इत्यादि जो राष्ट्र हैं वो वहां पर रह रहे हैं, ईरान इजराइल तो के साथ भी आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के प्रेशर से ये चीजें हो रही हैं। अभी जब ये बयान आया तो ईरान का पलटवार आ गया। ईरान ने कहा कि अमेरिका इस मुगालते में ना रही कि हम किसी दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर, किसी हमले के डर से हम जिनेवा जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो वो भी पोस्चरिंग कर रहा हो सकता है, वो भी फेस सेविंग पोस्चरिंग हो। आलोक जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो ईरान करेगा ही, क्योंकि ईरान तो आत्मघाती मोड में है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि आज जो कंजर्वेटिव्स वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे, अभी देखिए आज कल शाम को एक वहां के कंजर्वेटिव कमेंटेटर है बेन डोमेनिक, उन्होंने फॉक्स न्यूज को बोला वो ट्रंप के सपोर्टर हैं, वार के सपोर्टर थे, वार के वो सपोर्ट कर रहे थे। इट ऑल सीम्स लाइक ए बिग सेटबैक, it all seems like a setback. It doesn't seem like it meets any of the measures that the president actually put out there as a goal. तो सबको ये लग रहा है कि ये गलती किया है ट्रंप साहब ने। और अगर ट्रंप के फैक्शन के लोगों का इस तरह के बयान आएंगे तो ऑलरेडी पहले से ही एंटी जो वार का जो गुट था वो ज्यादा मेजोरिटी में दिखाई दे रहा था, और अपने जो समर्थक हैं वो भी अगर नाराज होने लगेंगे तो ट्रंप शायद इस स्थिति में पड़ना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात विवेक जी, मैं एक और बताना चाहता हूं कि क्या आप सोच के देखिए कि अगर ईरान के पास जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स के जखीरे हैं, 1 लाख से ज्यादा उसके पास मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं, 100% 1 लाख से ज्यादा है, तो वो 1 लाख से ज्यादा रखने के बाद और जिस तरह के फंडामेंटलिस्ट वहां पर रिजिम है, क्या ईरान शांत बैठेगा? क्या ईरान न्यूक्लियर संवर्धन नहीं करेगा? 2015 में भी तो उसने लिखित दिया था कि मैं संवर्धन नहीं करूंगा, मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा। 60% यूरेनियम कर लिया उसने। अभी वो बोलेगा हाँ हमने बोलते हैं कि हम संवर्धन नहीं करेंगे, तो क्या वो नहीं करेगा? यही बात तो सेनेटर्स पूछ रहे हैं कि क्या ईरान अपने वादे से पर कायम रहेगा? आप उम्मीद करते हैं कि वो कायम रहेगा? जिस तरह की वहां रिजीम है, वो दूसरी रिजीम रहती तो बात कुछ सोचा भी जा सकता था। लेकिन विवेक जी, मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में शांति अभी नहीं होने वाली है। मैं भी यही एंटिसिपेट करके चल रहा हूं। मुझे 100% यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी स्क्रिप्ट या उनकी टीम ने ये पूरी स्क्रिप्ट बनाई G7 के लिए। अजिताभ जी।
देखिए, ये निश्चित रूप से विवेक जी G7 में जो इन पे दबाव था उसके लिए थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग हुई एक्चुअली होगी। अभी सीधे G7 लिए चल रहे हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Levels that went in numbers, down $7, down $8. They've never seen anything like that. But if we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success. Your market would have, instead of going up at levels that nobody's ever seen before, would go down at levels that nobody ever saw before, maybe except for 1929 or whatever. And, you know, all the tough guys don't realize that this wasn't a 3-month deal. This was years in the making. You know why? Because I was the one that killed General Soleimani. And if I didn't kill General Soleimani, we probably wouldn't be talking right now about this deal, because he was a mad genius. They never were able to replace him. But a lot of people forget that. The tough guys, you know, the tough guys that would drive the country right down the tubes. The past 2 days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers. As you saw, Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them. There's not one nation that came to us and said, please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that. But I'm thrilled to report, and by the way, those last 2 days were brutal. $200 million worth of bombs. And, you know, it is expensive too, by the way, aside from everything else. And they knew I was coming for a third night. We informed them we're coming for a third night. They didn't have their Navy, it's sunk. They didn't have their Air Force, it's gone, not one plane. They didn't have anti-aircraft equipment, so we got free reign. They didn't have their leaders. But they have a new group of leaders that I think is, actually, I think they're smarter. I think they're very smart. I think they're far less radicalized. And I think they're really good. They love their country. You know, you talk about regime change, nobody will say that, but I guess that's, look, their one set of leaders is all gone. Their second set of leaders is all gone. Their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life that they were never exposed to. So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. They didn't like it. The people, you know, the stock market is more brilliant than anybody there is, including the people on the stage, other than me, of course. Let's see. I don't know. What do you think, Scott? Is the stock market more brilliant than you? No, sir. Oh, that's a terrible statement. All right. The stock market is quite brilliant. And every time we said something amazing, like we're going to settle, it would go up. And every time we said something negative, like, guess what, we're not going to be able to settle, it would go down very big, Peter, right? Very, very big. Tells you something. And you know, I've studied presidents, some good, some bad, some great. Not too many are great. And some really bad. We had one just recently. And the one president I did not want to be was the late, great Herbert Hoover. I didn't want that. And who knows what would have happened. But bad things happen. So the past 2 days have provided a chance to discuss the details of the लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, और संजीव जी के चेहरे पे स्माइल देख सकता हूं मैं। बाकी आलोक जी भी काफ़ी मुतमईन लग रहे हैं, मलिक साहब भी थोड़े से सेटिस्फाइड लग रहे हैं, अजिताभ जी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। संजीव सर कह रहे हैं 2 साल तक हमले जारी रखेंगे, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। तो मुझे पता नहीं मुझे कैसे एंटिसिपेट हो जाता है सारी चीज़ें कि ये सब जो था ये सब फेस सेविंग था।
मामला कहीं से कहीं खत्म नहीं हुआ है। देखिए, हम शो कर रहे थे उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में पीसी करके इस पर मुहर लगा दी। बताइए। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। नहीं, वो ऐसा भी लगता है स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं वो। नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से और सारी बातों को जिस तरीके से रख देते हैं। और कि मैंने कासिम सुलेमानी को मैंने मारा, हाँ बिल्कुल, कासिम को मैंने मारा, और एंड इफ आई मैंने उसको नहीं मारा होता तो फिर आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। He's a mad genius. वो समय and he was a mad genius etc etc। सो उन्होंने तमाम ऐसी बातें इतने सिंपलिस्टिक तरीके से रख देते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप की जो अनकन्वेंशनल, अनप्रिडिक्टेबल उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो है। और ये अमेरिका का जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम रहा है। आप प्रेसिडेंट ओबामा को देख लीजिए, कभी भी इस तरीके की बातें कर ही नहीं सकते था। और वो प्रेसिडेंट बाइडेन हो, उसके पहले के रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हों, वो सभी एक एक शब्द को बहुत नाप तौल करके बोलना और एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसको सारी बातों को रखना, वो डोनाल्ड ट्रंप उसको जरा भी फॉलो नहीं करते। नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बता दी ना सर, ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मैं जल्दी रिएक्शन ले लेता हूं, समय भी सीमित हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता दी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बातें तो बहुत ही सहज लहजे में रख दी, लेकिन स्ट्रेटजी के लुक को लेकर के वो उतने ही डेड सीरियस हैं जितने कि पूरे अमेरिका के पहले के राष्ट्रपति रहे हैं। और वो है ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ईरान का जो थ्रेट है उसको डोनाल्ड ट्रंप बड़ी सीरियसली लेते हैं। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि ईरान अगर अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा, जिसकी की बात उन्होंने कही है, तो ईरान के लिए अच्छा होगा। यदि वो नहीं लाता है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए भी अमेरिका तैयार है। ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर है। जी, मैं अजिताभ जी का रिएक्शन चाहूंगा। अजिताभ जी, क्या कहेंगे ट्रंप के बयान पर? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बातें तो बिल्कुल सही कही कि पूरे G7 के लीडर्स जितने थे और जो भी एक्सटेंडेड इंक्लूडिंग इंडिया, हर किसी ने इस MOU का वेलकम किया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व व्यवस्था के लिए भी वही चीज होनी चाहिए। तो होपफुल तो हम सब हैं। बीच बीच में उन्होंने जो दबाव की रणनीति वो बनाते हैं और इस तरह के ओपन चैलेंजेस देते हैं, वो उनका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल कह लीजिए है। और इसमें वो खुले बिना लाग लपेट के स्ट्रेटजी की बजाय इंस्टिंक्ट पे वो ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट है। निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ईरान अब ज्यादा ताकतवर होकर निकला है। गल्फ की व्यवस्था अब वैसी नहीं रहेगी, अब वो चेंज होके निकलेगी और उसमें ईरान का दबदबा बना रहेगा। लेकिन थोड़ी सी राहत ये है कि अब जो एक तरह से जो नाकाबंदी है, जो घेराबंदी है, वो कम होगा और ग्रेजुअली वी कैन होप कि चीजें सामान्य होंगी। जी, आलोक जी, आपका रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप को? हालांकि वो सुन तो नहीं पाएंगे, हो सकता है स्क्रॉल करते हुए देख भी लें क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी उनके बयान पर आपका रिएक्शन? जनता क्योंकि आपको बड़ा बेसब्री से वेट करती रहती है। विवेक जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कूटनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी देश इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वहां शांति स्थापित होगी, सभी देशों को राहत सबका मिलेगी, तेल फंसा हुआ दिक्कत। लेकिन कौन स्वागत नहीं करेगा आलोक सर? सबके तेल फंसे हैं वहां, नहीं चाह के भी स्वागत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सभी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ट्रंप का जो लैंग्वेज है G7 में, बहुत ही एक कूटनीतिक तरीके से उन्होंने अपने पास दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मतलब G7 में गए कि भाई हमने डील कर दिया, G7 में पहुंच के कह दिया कि हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, चित भी मेरी पट भी मेरा, क्योंकि आई एम द बॉस। G7 में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने आई एम द बॉस, सारे देशों के सामने कहा आई एम द बॉस। मलिक साहब। विवेक जी, अच्छी बात है, ये चीज सुनने को मिल रही है, बट दुख की बात मुझे पर्सनली लगती है कि ग्राउंड नहीं बनता, सॉलिड नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है। वो डॉट अभी भी नहीं मिल रहे हैं कि जो ये एश्योर करें कि चीज एक अस्थायी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। जहां जहां ईरान का दबदबा रहेगा, वो दबदबा ट्रंप साहब के कंधों पे फील होगा, वो अपने कंधों पे प्रेशर फील करेंगे। और याद रखिएगा, ये बात सही है कि अल्टीमेट गोल और सॉल्यूशन ईरान के जो रिजीम चेंज के अंदर डोनाल्ड साहब देखते हैं, यही इजराइल देखता है। क्योंकि जब अभी देखिए, इजराइल लगा हुआ है ना अपने काम पे, इजराइल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जड़ वही थी और जड़ वही है, उसको एड्रेस अगर ईरान नहीं करेगा, इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप स्मार्ट आदमी है, वो थर्ड टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं
और मैं एक और इतिहास बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों को पता हो, दर्शकों को भी पता हो। जिस राष्ट्रपति ने इजराइल को दरकिनार करने की कोशिश की, अमेरिका में उस राष्ट्रपति का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। प्रेसिडेंट सीट की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहरहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डील में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, हमारी नजर है। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फॉर लौट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।